कैसे हैं आप लोग सब? मेरे 2 वीडियोज़ में मैं थोड़ी बहुत आपसे बातचीत कर चुकी हूँ। पहले अपने बारे में बता के, रश्मि भाले नाम है मेरा, फिर से आपके सामने हूँ। और दूसरी वीडियो में हमने रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या रूल्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करी थी कि मेरी पहली पाठशाला जो मेरे घर से शुरू हुई थी, वहाँ से मैंने क्या सीखना शुरू किया। और जहाँ तक मुझे अपने व्यूअर्स का रिस्पॉन्स आया है, उनको वो रूल्स बहुत अच्छे लगे और ये समझ में आया कि इतने सिंपल वे में कभी हमने सोचा ही नहीं। तो चलिए, अब जब आपको रूल्स पता चल गए हैं तो आप रूल्स का उपयोग कहाँ करेंगे, ये जानने के लिए हमारी दूसरी अब बारी आती है। हम ये जानें कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डिफरेंस। शायद मैंने मेरे पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि सेविंग या बचत और इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग निवेश कहते हैं, नॉर्मली हम लोग सेविंग की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने 1,000 रुपये एक तरफ निकालना शुरू कर दिए और ऐसा आपने 1 साल भर किया, तो साल के आखिरी में आपके पास 12,000 रुपये एकत्रित हो जाएंगे और 12,000 रुपये की ये आपने कर ली बचत, या इसे कहते हैं सेविंग। लेकिन अगर यही 1,000 रुपये आपने कहीं आरडी में या किसी दूसरे ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जहाँ पर आपको उसके ऊपर ब्याज मिलने वाला है, तो ये 12,000 रुपये साल के आखिरी में 12,000 प्लस ब्याज ऐसा होने वाला है। तो ये 12,000 प्लस ब्याज या 12,000 प्लस इंटरेस्ट, ये जब इंटरेस्ट पोर्शन आ जाता है ना, तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन क्या हर इंटरेस्ट पोर्शन जो ऐड होने वाला इन्वेस्टमेंट वाकई में इन्वेस्टमेंट होता है? तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस साधन का उपयोग कर रहे हैं। इसे मैं बार बार इंस्ट्रूमेंट कहूँगी, आप अदरवाइज मत लीजिए, पर इंस्ट्रूमेंट या वो साधन जिसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो चलिए उन्हें हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं पारंपरिक और एक होते हैं अपारंपरिक। पारंपरिक से मेरा मतलब क्या है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन मतलब जो हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे पूर्वजों से, हम उनसे हमको ये पता चला है। अच्छा चलिए, जल्दी से हम लोग अगर बात करें तो पारंपरिक तरीके आपको कौन से याद है? मैं बताऊं? आपको सबसे पहले याद आएगा एफडी, फिर याद आएगा आरडी, फिर आपके हो सकता है पेरेंट्स ने आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया हो, आपने उनके मुंह से एनएससीज, केवीसीज या पोस्ट ऑफिस के एमआईएस के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सुना हो, या हो सकता है उनसे आपने पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट के बारे में सुना हो। और एक और पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली लेडीज़, गोल्ड या सिल्वर। ये जितने पारंपरिक प्रकार है, इनको हम लोग एक कैटेगरी में डाल देते हैं। इसको मैं कैटेगरी ए कहती हूँ। ये पारंपरिक जो है, ये हमको इसलिए पता है कि एक तो हमको हमारे पेरेंट्स ने बताया, और दूसरा हमको ऐसा लगता है कि यही सबसे सेफ और सुरक्षित है। इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम लोग एफडीज, आरडीज या इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेफर कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंश्योरेंस भी प्रेफर करते हैं। उनका मानना है कि कंपलसरी जो प्रीमियम दी जाती है, उसके कारण हमारी सेविंग हो जाती है। एक्चुअली इंश्योरेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है। ये मैं बात करूँगी जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की सही तरीके से बात करेंगे कि किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, उस समय मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत फाइनेंशियल प्लानिंग की इंश्योरेंस से ही होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप की। तो बेसिकली ये जितने कैटेगरी ए के इंस्ट्रूमेंट है या साधन है जिनसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन साधनों में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छे साधन है। लेकिन क्या हमारे माता पिता जिस तरीके से जीवन जीते थे, या उनके माता पिता जिस तरीके से जीवन जीते थे, आज भी हम वैसे ही जीवन जी रहे हैं, या हमने हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन किए? सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये सोशल मीडिया ही है। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि सोशल मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे को ऐसी जानकारी भी देंगे? पर हम दे रहे हैं ना। हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की है, हमने बहुत सारे चेंजेस अडॉप्ट की है। तो क्या वही पारंपरिक तरीकों से इन्वेस्टमेंट करते हुए हम वाकई में अपने पैसे को सही तरीके से निवेश कर रहे हैं या उस पर ब्याज अर्न कर रहे हैं? शायद नहीं। हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो हमारे इन पारंपरिक तरीकों से हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और हमें उनका चुनाव या उनको क्यों चूज़ करना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम थोड़ी सी बात करें कि अपारंपरिक तरीके या नॉन ट्रेडिशनल वेज, या जिनको मैं कैटेगरी बी इन्वेस्टमेंट्स कहूँगी, वो कौन से। तो हो सकता है आपने रियल इस्टेट का नाम सुना होगा, हो सकता है आपने शेयर बाज़ार का नाम सुना होगा, हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा। तो ये सारे जो तरीके हैं, ये अपारंपरिक मैं कहती हूँ, नॉन ट्रेडिशनल। वैसे अब तो ये भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग। इनके अंदर हमको वाकई में इन्वेस्टमेंट, यानी हम जो पैसा लगाते हैं, हम जो निवेश करते हैं, उसका सही रूप में रिटर्न मिलता है। लेकिन इनसे हम घबराते हैं, हम इनको सेफ नहीं मानते। हमको ऐसा लगता है यहाँ पर लगाया हुआ पैसा तो डूब ही जाने वाला है। तो थोड़ा सा ये मिथ है, ये थोड़ी सी सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई को थोड़ा जानना ज़रूरी है। लेकिन इस सच्चाई के बारे में इलॉबरेटिव मैं बात करूंगी आगे आने वाले वीडियोस में। आज हम बात करते हैं कि जो पारंपरिक तरीके से किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे,
ये क्यों हमको अब नहीं चूज़ करना चाहिए। आज से कुछ साल पहले तक, रादर 20 से 15 साल पहले तक एफडीज़ में, आरडीज़ में रिटर्न बहुत अच्छा आता था, इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता था, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस और केवीपी, एनएससी, इनमें भी रिटर्न अच्छा आता था। तो उस समय जो आपको रिटर्न आता था, वो रिटर्न आपके इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपके पैसे की आपको सही वैल्यू दे रहा था। अभी इन्फ्लेशन क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन्फ्लेशन अर्थात अगर कोई चीज़ आप आज 100 रुपये की खरीद पा रहे हैं, तो 1 साल बाद वही चीज़ जब आपको 108 रुपये में मिलेगी, तो इसको कहते हैं रुपये का अवमूल्यन हो गया, यानी रुपये की वैल्यू कम हो गई, और इसी को कहते हैं हम लोग महंगाई बढ़ गई। इसी को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये की बचत करी कि इस बार मेरा काम 100 रुपये में हो गया, तो अगले साल भी मेरा काम 100 ही रुपये में हो जाएगा, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपको 108 रुपये लगेंगे। अब आपने सोचा कि मैं बैंक में रख दूं पैसा और 1 साल बाद मुझे पैसा बढ़ के मिल जाएगा, तो मुझे मेरा काम पूरा हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपने बैंक में पैसा रखा, अब आपको 100 के ऊपर ब्याज मिला 7 रुपये या 7.5 रुपये, और वो 100 रुपये की वैल्यू 107 या 107 रुपये 50 पैसे हो गई। अगर वो चीज़ 100 रुपये से बढ़कर महंगाई के कारण, क्योंकि ये भी चीज़ें हर इसमें महंगाई की एक जैसी वैल्यू का इफेक्ट नहीं आता, अगर वो चीज़ 110 रुपये की हो गई, तो आज भी आपके पास कमी है पैसे की, आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते। तो इन्वेस्टमेंट आपने किया, आपने पैसे का निवेश तो किया, लेकिन इस पैसे के निवेश के बावजूद भी आप महंगाई के कारण जहाँ थे वहीं रहे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्या यही सही तरीका है? क्या इसी तरह से हमको पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा पैसा बढ़ाते रहना चाहिए? अगर हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं, उपयोग में ला भी रहे, तो हमारा पैसा बढ़ कहाँ रहा है? तो कहाँ क्या सोच हमारी बदलनी पड़ेगी? हमको ये सोच बदलनी पड़ेगी कि अगर हमको हमारे पैसे के से महंगाई को बीट करना है, तो हमको कुछ नए तरीके सीखने पड़ेंगे। ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या वो तरीके सेफ़ हैं, सिक्योर्ड है, हर किसी के लिए उपयुक्त है क्या? तो धीरे धीरे मैं आपसे बात करूंगी कि वो तरीके हर किसी के लिए उपयुक्त कैसे बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इन नॉन ट्रेडिशनल तरीकों के बारे में ज़रूर बताऊंगी, और आपको ये बताऊंगी कि धीरे धीरे हमको कैसे पारंपरिक तरीके और नॉन ट्रेडिशनल तरीके या अपारंपरिक तरीके का मिक्सचर करके हमको कैसे हम हमारा प्रॉपर पैसे का ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बना सकते हैं। तो डोंट मिस द कमिंग वीडियोस। एक छोटा सा है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आई वुड अर्ज यू कि आप इसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स तक और स्टूडेंट्स तक, या जिन्होंने जस्ट अभी जॉब शुरू किया, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने जितने भी मेरी एज ग्रुप के लोगों को ये जब जानकारियाँ देना शुरू करी, और उनके जो रिस्पॉन्सेस मेरे पास आए वो इस प्रकार से आए कि जब हम लोग नए नए जॉब में लगे थे, तब अगर हमको किसी ने ये जानकारी दी होती, तो आज हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कुछ और होता या बहुत अच्छा होता। तो अगर एक तरह से आप इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो एक तरह आपको ये फ़ायदा होगा कि आप समाज में भी एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर हर व्यक्ति 100 फैमिलीज़ को इम्प्रूव करने का या मदद करने का बीड़ा उठा ले, तो ये कितने सारे फैमिलीज़ तक हम लोग सही ज्ञान को पहुंचा के उनकी मदद कर सकते हैं। सो इस काम को ज़रूर कीजिए, इस सोशल कॉज में पार्टिसिपेट कीजिए, और साथ ही मेरी जानकारियों से लाभ उठाते जाइए। अगर आपको मुझसे कुछ जानकारी चाहिए हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट का हैंडल दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आपके सवाल भी पूछ सकते हैं, और आप मुझसे और अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।